वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। आज हम लोग आपका जो टेस्ट लिए हैं उसके टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्न में से एक अदिश राशि है। आपको बताना है कि निम्न में से अदिश राशि है दूरी, समय, क्षेत्रफल या वेग। तो क्या होगा, एक अदिश राशि। अदिश राशि वे राशियाँ होती हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ठीक है। तो क्या कहलाता है आपका, सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, और अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, ठीक है। तो दूरी में सिर्फ परिमाण होता है ना, दिशा तो नहीं होता। समय में भी आपका परिमाण होता है, क्षेत्रफल में परिमाण होता है, लेकिन वेग क्या होगा आपका, वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। वेग का परिभाषा क्या होता है, एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक सदिश राशि में वेग। आपका आंसर क्या आएगा इसका, वेग, ठीक है, सदिश राशि में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन है आपका, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण, चाल, विस्थापन, इनमें से कोई नहीं। देखिए, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा आपका त्वरण। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, आपका त्वरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में चल। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण, चाल, वेग या दूरी। देखिए, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चाल क्या होता है, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। वेग क्या होता है, किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। और दूरी जो तय की गई वस्तु की लंबाई जो होता है उसको बोलते हैं दूरी, है ना। तो विस्थापन परिवर्तन, विस्थापन किस में आता है, तो वेग में। वेग बराबर क्या लिखते हैं, विस्थापन बटे समय। तो इसका आंसर क्या आएगा, वेग, ठीक है। विस्थापन परिवर्तन की दर किसको कहेंगे, तो वेग। तो क्या आएगा इसका आंसर, वेग, ठीक है। विस्थापन परिवर्तन की दर को कहते हैं आपका वेग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति होती है। बहुत सारे ग्रह हैं जो गति करते हैं, ठीक है। तो दोलन गति, वृत्तीय गति, एक समान गति, रेखीय गति। आपको बताना है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति होगा तो वो स्वाभाविक सी बात है, और गोल एरिया में गति करते हैं तो वो क्या होगा आपका, वृत्तीय गति, ठीक है। सूर्य के चारों पृथ्वी की गति क्या होगी आपका, वृत्तीय गति। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका वृत्तीय गति है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, गति का प्रथम समीकरण होगा v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और इनमें से कोई नहीं। तो गति का प्रथम समीकरण होगा v बराबर u प्लस ए टी, ये तो आप सब लोग जानते होंगे। गति का समीकरण क्या होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका आंसर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते तो वस्तु की चाल क्या होगा, है ना। एक समान, असमान, तत्कालिक या औसत। देखिए, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं तो हमको भी पता है उसे क्या बोलते हैं, एक समान चाल, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, एक समान, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, ए। इसका आंसर आएगा आपका एक समान चाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी वस्तु का समय एक बराबर होता है, इसको बताना है आपका। किसी वस्तु का समय एक बराबर होता है, द्रव्यमान गुणित वेग, वेग गुणित बल, बल गुणित आवेग, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, किसी वस्तु का जो संवेग होता है वो क्या होता है आपका, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर ए, द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका, द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, किसी वस्तु का संवेग, आंसर नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग, विस्थापन, चाल, या इनमें से कोई नहीं। देखो, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को बोलते हैं आपको उसका चाल, ठीक है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं दिखाया गया तो ये क्या आएगा आपका, चाल, ठीक। देखिए, इसका आंसर क्या आएगा, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, आंसर नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण होगा धनात्मक, ऋणात्मक, असमान या समान। देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग है और वो समय के साथ निरंतर आगे बढ़ते जा रहा है तो वस्तु के क्या होगा, त्वरण जो रहेगा वो धनात्मक त्वरण होगा, ठीक है। ऋणात्मक त्वरण में क्या होता है, समय के साथ उसका वेग कम होते जाता है तो उसको ऋणात्मक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, धनात्मक, आंसर नंबर ए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, धनात्मक, ठीक है। यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है तो क्या होगा, वस्तु का त्वरण धनात्मक, ठीक है, आंसर नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम निम्न में से किसे परिभाषित करता है। हम लोग जानते हैं न्यूटन के 3 नियम हैं। न्यूटन ने जो नियम दिए वो 3 नियम है ना, तो उसमें से पहला नियम किसे परिभाषित करता है, ऊर्जा, बल, कार्य या शक्ति। आपको बताना है न्यूटन का प्रथम नियम किस में परिभाषित करता है, तो आपका ये आंसर क्या आएगा इसका, ये आपका आएगा बल, ठीक है। न्यूटन का प्रथम नियम जो है किसे परिभाषित करता है, तो आपका बल का परिभाषित करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका,
सामयिक परिवर्तन की दर पिंड पर आरोपित लगे बल के समानुपाती होता है, तो ये न्यूटन का कौन सा नियम है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सामयिक परिवर्तन की दर पिंड पर आरोपित लगे बल के समानुपाती होता है, न्यूटन का कौन सा नियम है? तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम, दूसरा नियम या तीसरा नियम? तो न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है वो आपका किसी समय में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। तो ये क्या है आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी। ठीक है, गति का दूसरा नियम। सामयिक परिवर्तन की दर पिंड पर आरोपित लगे बल के समानुपाती होता है, न्यूटन का आपका दूसरा नियम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। किसी पिंड का भार अधिकतम होता है चंद्रमा पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर, पृथ्वी की भूमध्य पर, पृथ्वी के केंद्र पर। देखिए, जो किसी पिंड का भार होता है ना, वो अधिकतम कहाँ पे होता है? तो चंद्रमा पर या पृथ्वी के ध्रुव पर या भूमि के भूमध्य पर। तो आपका आंसर आएगा पृथ्वी के ध्रुव पर। किसी भी पिंड का भार अधिकतम होता है पृथ्वी के ध्रुवों पर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा पृथ्वी के ध्रुवों पर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ऐसे प्रणाली में चाल क्या इकाई क्या होता है? मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ऐसा ही प्रणाली में चाल की जो इकाई होती है वो होता है आपका मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ऐसा ही प्रणाली में चाल की इकाई क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर। निम्न में से कौन सी स्थिति विराम की अवस्था? मेज पर रखी बुक, पृथ्वी पर खड़े पेड़ पौधे, बिजली के खंभे या सभी? देखिए, विरामावस्था मतलब क्या होता है? जिसमें कोई भी चीज़ जो है विराम की अवस्था में रखा जाता है तो क्या कहलाता है? विरामावस्था कहलाता है। तो इसमें क्या आएगा आपका? निम्न में से कौन सी स्थिति विराम की अवस्था है? तो मेज पर रखी पुस्तक भी है, पृथ्वी पर खड़े पेड़ पौधे भी हैं, बिजली के खंभे। तो क्या आएगा इसका आंसर? सभी। ठीक है, आंसर क्या होगा? सभी। ठीक है, 14 का आंसर जो विराम की अवस्था में सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है? देखिए, न्यूटन की गति का दूसरा नियम F बराबर m इंटू वी, द्रव्यमान इंटू वेग होगा। F बराबर m इंटू ए, द्रव्यमान गुणित त्वरण, या F बराबर m प्लस ए, द्रव्यमान प्लस त्वरण। तो क्या आएगा? न्यूटन की गति का दूसरा नियम जो है आपका F बराबर m a, द्रव्यमान गुणित त्वरण को क्या बोलते हैं? न्यूटन की गति का दूसरा नियम। ठीक है, ये आपका आंसर है न्यूटन की गति का दूसरा नियम का F इक्वल टू m a। ठीक है, किसी वस्तु की चाल, क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी वस्तु की चाल हो सकती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या ए और सी। देखिए, किसी भी वस्तु की जो चाल हो सकती है वो आपका धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य। तो क्या क्या हो सकती है? एक तो होगा आपका धनात्मक, क्योंकि चाल हमेशा धनात्मक होता है, और दूसरा जो होता है आपका शून्य। तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर डी, ए और सी। ठीक है, तो किसी वस्तु की चाल क्या हो सकती है? धनात्मक और शून्य, ए और सी। अगर हमारे चैनल के वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, दोलनीय गति का उदाहरण है सरल लोलक की गति, झूले की गति, लट्टू की गति या ए और दो दोनों। देखिए, दोलनीय गति में क्या होता है आपका? आगे सेंटर एक्सिस लाइन एक रहता है, सेंटर पॉइंट रहता है, उससे आगे गति होता है और पीछे गति होता है, तो वो दोलनीय गति कहलाता है ना। लोलक की गति है, झूले की गति है, ठीक है, लेकिन लट्टू की गति क्या होगी? वृत्तीय गति होगी। तो इसमें क्या आएगा? एक और दो, है ना, आंसर नंबर डी। ठीक है, तो दोलनीय गति के उदाहरण का क्या आएगा? एक और दो दोनों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 18 है, न्यूटन के गति के अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, यह कौन सा नियम है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय नियम, है ना। न्यूटन के गति के अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, यह कौन सा है आपका? तो ये आपका तीसरा नियम है। ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम जो क्या कहलाता है आपका? प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। इसका आंसर क्या आएगा आपका? तीसरा नियम। ठीक है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। त्वरण का मात्रक है मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए, जो त्वरण का मात्रक होता है वो होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण का मात्रक क्या होगा आपका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, त्वरण का मात्रक होगा आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, 19 का त्वरण का मात्रक। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में आता है। आंसर नंबर 20 है आपका, ऊर्जा न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह कथन है ऊर्जा के संरक्षण के नियम, हुक का नियम, गति का नियम, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ये है आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ये बहुत बार पूछा जाता है। इसका आंसर आएगा ए, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत है ये। ठीक है, ऊर्जा का यूनिट क्या होता है? तो आपका जूल होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए। तो क्या आएगा इसका आंसर? ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, ए। ठीक, ऊर्जा न तो उत्पन्न किया सकते हैं और न ही नष्ट किया सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं बल, दाब, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता है कार्य करने की क्षमता को बोलते हैं आपका ऊर्जा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका सी। ठीक, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, और इसका आंसर आपका सी। ठीक है, चलिए देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक वस्तु अपनी अवस्था के कारण कुछ ऊर्जा विद्यमान होती है तो उसको क्या कहते हैं?
देखिए कोई वस्तु अपने स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा। तो स्थिति के कारण या अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। इसका आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर ए, 22 का आंसर आएगा ए, स्थितिज ऊर्जा। ठीक, इसका आंसर आएगा आपका स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यदि एक मशीन 10 जूल पर सेकंड की दर से कार्य करे तो उसकी शक्ति होगी 10 वाट, 10 अश्व शक्ति, 60 वाट या 1 वाट। देखिए ये मशीन क्या है, जूल पर सेकंड में दिया गया है और कार्य दिया गया है, तो उसकी शक्ति क्या होगी, तो शक्ति बराबर होता है आपका कार्य बटे समय। तो इसमें कार्य दिया आपका 10 जूल पर सेकंड और तो सेकंड में दिया है तो 1 सेकंड, तो उसकी शक्ति जो हो जाएगी आपका 10 वाट। इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, 10 वाट। इसका आंसर आएगा आपका 10 वाट। ठीक है, एक मशीन 10 जूल पर सेकंड की दर से कार्य करता है तो उसकी शक्ति जो होगी आपका 10 वाट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थानिक ऊर्जा। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए किसी वस्तु में अगर उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, दाब ऊर्जा क्या होता है, प्रेशर लगाने के कारण जो ऊर्जा होती है उसको दाब ऊर्जा बोलते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, कोई वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा है। और रासायनिक ऊर्जा क्या होता है, जो हमको रसायन से प्राप्त होता है उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। तो हमको पूछा गया किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या बोलेंगे, तो ये आपका आएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, आंसर नंबर ए। ठीक, आपका रेलवे सभी एग्जामों के लिए ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जरूर पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका आंसर जो आएगा आपका गतिज ऊर्जा। ठीक है, 24 का आंसर देख लें। क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होती है। देखिए विद्युत मोटर में जब घूमता है, ठीक है, मोटर, तो कौन से में रहता है, तो गतिज ऊर्जा तो नहीं होता, यांत्रिक ऊर्जा होता है। ठीक है, कैसे, देखिए जैसे हम विद्युत ऊर्जा को चालू करते हैं तो वो क्या करता है, गोल गोल घूमना शुरू कर देता है मोटर, है ना। तो वो किस में रहती है आपका, तो वो उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम, तो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, विद्युत मोटर क्या करता है, आपका करेंट लेने के बाद उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक, तो ये आपका आएगा बी, इसका आंसर। ठीक है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस रूप में रहती है, तो यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। देखिए इसके मैं एक जनरेटर के बारे में बता देता हूँ। जनरेटर क्या करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा गोल गोल घूमता है और वो जो है आपका इलेक्ट्रिक ऊर्जा को प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए क्या है, वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होने वाला है। और विद्युत मोटर क्या होता है आपका, ये विद्युत ऊर्जा लेके क्या करता है, इसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक, तो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है। देखिए हम लोग जो मशीन खरीदते हैं उसमें जो मशीन का जो क्षमता होता है वो किस में दिखाया जाता है, जूल में, किलोग्राम में, किलोवाट में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो साधारण मशीन की जो क्षमता होती है वो हमेशा किलोवाट में दर्शाया जाता है। देख लेना आप हर मशीन में, है ना। ये क्वेश्चन आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आएगा आपका सी, किलोवाट। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः किसमें, किलोवाट में दर्शाई जाती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका, किए गए कार्य का इकाई होगा न्यूटन और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या जूल, है ना। तो किए गए कार्य की इकाई जो होती है आपका वो होता है जूल। ठीक है, आंसर नंबर सी, किए गए कार्य का इकाई होगा न्यूटन, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या जूल, तो आपका इसका आंसर आएगा आपका जूल। ठीक है, पारे का क्वथनांक होता है। देखिए पारे का क्वथनांक होता है 345 सेंटीग्रेड माइनस 39 सेंटीग्रेड, 357 सेंटीग्रेड या इनमें से कोई नहीं। पारा जो होता है इसका क्वथनांक जो होता है गलनांक वो आपका 345 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, आंसर नंबर ए। ठीक, 28 का आंसर होगा ए। ठीक है, पारे का क्वथनांक कितना होगा, 345 सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, ऊष्मा और कार्य परस्पर बदलते हैं तो यह कथन है, जूल का नियम, हुक का नियम, क्लासियस का नियम, न्यूटन का नियम। देखिए ऊष्मा और कार्य अगर परस्पर बदलते हैं तो यह कथन है आपका जूल के नियम का। इसका आंसर आएगा जूल का नियम। हुक का नियम क्या होता है, हुक के नियम जो होता है आपका प्रतिबल गुणित विकृति के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका हुक का नियम बोलते हैं ना। प्रतिबल जो है विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, क्लासियस का नियम क्या होता है, तो क्लासियस का नियम ये कहता है कि हम ठंडे से गर्म की ओर कोई भी कार्य नहीं कर सकते बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के। ठीक है, और न्यूटन का क्या नियम क्या होता है, न्यूटन का नियम तो आपका जानते हो, गति का नियम है, 3 नियम है। ठीक है वो। ठीक, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, ऊष्मा और कार्य परस्पर बदलते हैं, कथन है आपका जूल का नियम, आंसर नंबर ए। तो इसका आंसर आएगा आपका जूल का नियम होता है, ऊष्मा और कार्य परस्पर बदलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, ऊष्मा संचारण की विधि नहीं है। तो देखिए चालन, विकिरण, ऑप्टिकल पायरोमीटर या संवहन। तो देखिए मैं बता देता हूँ ऊष्मा संचारण की 3 विधियाँ हैं। ऊष्मा संचारण की विधि नहीं है ना, तो चालन, विकिरण, ऑप्टिकल पायरोमीटर या संवहन। तो मैं बता देता हूँ कि चालन क्या होता है, चालन होता है जब ऊष्मा प्रदान किया जाता है तो उसके कण है ना क्या करते हैं,
ठोस में होता है चालन। कैसे? जैसे कि कोई लोहा को गर्म करोगे तो उसमें अणु पास पास रहते हैं, तो वो क्या करता है अपने उसमें को दूसरे अणु को देते रहता है, इस तरीके से चालन होता है। ठीक है। विकिरण, विकिरण क्या होता है आपका? विकिरण में जो होता है आपका, ये भी आपको ऊष्मा संचरण की विधि है। सूर्य का प्रकाश निर्वात से आता है ना, तो निर्वात से आता है और हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो ये क्या आपका विकिरण है। ठीक है। इसमें ऊष्मा रहता है। संवहन, संवहन में भी क्या रहता है आपका, जब हम द्रव को गर्म करते हैं तो भाप के रूप में उसके कण में जाता है, तो वो हो गया आपका संवहन। तो ये तीनों में ऊष्मा संचरण होता है। लेकिन ऑप्टिकल पायरोमीटर क्या है? पायरोमीटर जो होता है आपका वो उच्च तापमान को मीटर मापने का एक यंत्र है, तो इसलिए क्या क्या ऊष्मा संचरण की विधि नहीं है। ठीक है, ऑप्टिकल पायरोमीटर। तो इसका आंसर आएगा सी। ऊष्मा संचरण की विधि क्यों नहीं है? तो ऑप्टिकल पायरोमीटर, सी। ठीक है। ठीक, ऊष्मा संचरण की विधि नहीं क्यों है? ऑप्टिकल पायरोमीटर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ऊष्मा का सुचालक नहीं है एल्युमिनियम, तांबा, चांदी या कांच। ऊष्मा का सुचालक नहीं है एल्युमिनियम, तांबा, चांदी या कांच। तो आपको ही पता है एल्युमिनियम तो सुचालक है ऊष्मा का, तांबा भी है, चांदी भी है, लेकिन कांच क्या है? नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी। ऊष्मा का सुचालक नहीं है, क्या है आपका? कांच। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, बहुत उच्च तापमान में किस उपकरण का उपयोग किया था? मैं बार बार बता रहा हूँ अभी, है ना। देखिए, जो हाई टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए जिस उपकरण का यूज़ करते हैं वो है आपका पायरोमीटर। ठीक है। कैलोरीमीटर क्या होता है? ये ऊष्मामापी होता है। थर्मामीटर जो होता है ये आपका कम टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है, थर्मामीटर, है ना। इसको घर में यूज़ करते हैं ना, डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं। तो इसका क्या आएगा? बहुत हाई टेम्परेचर किस उपकरण से मापे जाते हैं? तो आपका पायरोमीटर। 32 का आंसर ए। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका पायरोमीटर। ठीक है, हाई टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए। ठीक, चलिए देखते हैं 32 के बाद 33 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, पानी को इनमें से किसके द्वारा गर्म किया जाता है? तो आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन। तो यह आएगा आपका कन्वेंशन। क्यों? क्योंकि इसमें द्रव द्रव रहते हैं। ठीक है, द्रव को जब हम गर्म करते हैं तो वो द्रव के एक अणु ऊष्मा लेके दूसरे क्या करते हैं, अन्यत्र जगहों पे चले जाते हैं। तो ये कौन सा विधि है? आपका कन्वेंशन। ठीक है, आंसर 33 का आंसर जो आएगा वो आएगा आपका बी। ठीक है, कन्वेक्शन। क्या आएगा? कन्वेक्शन। ठीक है, देखते हैं अब 34 नंबर। ऊष्मा का कुचालक है लकड़ी, कॉपर, एल्युमिनियम या पीतल। कौन सा ऊष्मा का कुचालक है? तो कुचालक में कॉपर, एल्युमिनियम और पीतल ये तीनों तो चालक हैं, लेकिन लकड़ी क्या है? कुचालक है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए। तो क्या आएगा? कौन सा ऊष्मा का कुचालक है? तो आपका आएगा आपका लकड़ी। ठीक है, देखिए 35 नंबर का देखते हैं आप। देखिए, ये है आपका वह भौतिक कारण जिसमें हमें ठंड अथवा गर्मी का अनुभव होता है, वो क्या कहलाता है? ताप, गलनांक, ऊष्मा या इनमें से कोई नहीं। देखिए, वह भौतिक कारण जिसमें हमें ठंड और गर्मी का अनुभव होता है वो कहलाता है आपका ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा से हमें पता चलता है कि ठंडा है या गर्म है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका सी। 35 का आंसर सी। ठीक है। ठीक, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नया वीडियो बनाएंगे हम लोग फिर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।